कि सोनम वांगचुक के लिए अरुणाचल प्रदेश का एक दीवाना लड़का 17 साल का मोदी की रैली में भाषण लगाता है, मोदी की रैली में नारा लगाता है कि सोनम वांगचुक को न्याय मिलना चाहिए। कितना दूर है? 3700 किलोमीटर की दूरी है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की, लेकिन इस लड़के में और उस लड़के के पक्ष में इतने बड़े पैमाने पे आया। सियोंग वैली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट। तारीख में देखिए तो बीजेपी फासिस्ट पार्टी के तौर पर है, आइडियोलॉजी के लिहाज से, विचार के लिहाज से वो एक फासिस्ट पार्टी के तौर पे अपने को इस्टेब्लिश कर रही है। मतलब उससे उसको भी गुरेज नहीं है, वह एक राजा की तरह है। हमारे जो परम पूजनीय सदा विस्मरणीय विश्वगुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री जी हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, है ना, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। और जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी जी, वो उनकी स्तुति में कहते हैं कि भगवान ने उनको भेजा है ना। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप ये बताते हैं कि भगवान ने एक मकसद से भेजा है। और साथ ही साथ आप देखिए एक मोनार्क के तौर पे, एक राजा के तौर पर, चाहे अलग अलग पगड़ियाँ पहननी हो, कपड़े पहनने हो, पूरा हाव भाव उनका। गुजरात का मॉडल है मोदी जी का, अब आप देखिए वो पूरे देश भर में हावी है। तो देश भर में जिस तरह से एक गुजरात का जो मॉडल हम पहले दिल्ली में बैठ के सोचते थे कि कम्युनल डिवाइड है, पुनियानी जी ने बताया इसको, मैंने चुनाव के समय इस पे स्टोरीज़ की कि किस तरह से जाति, मतलब मेरे लिए तो बड़ा कल्पना करना मुश्किल था कि प्राइवेट कॉलेजेस जाति के आधारित, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के जो हॉस्टल्स हैं वह जाति आधारित हैं, उनकी फंडिंग उसी जाति की है। तो हिंदू राष्ट्र दरअसल क्या है, यह गुजरात से आपको आके पता चलता है कि ऊना यहीं पर हुआ। आप देखिए कि जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं और उसके खिलाफ जो प्रतिरोध है वह भी आज भी चाहे देश के भीतर हो या विदेश में मोदी जी जाते हों, शीश नवाना उनको गांधी के आगे ही पड़ता है ना। नमस्कार, स्वमान में आपका स्वागत है। और हमारे पास आज है हमारे मेहमान राम पुनियानी जी और पत्रकार भाषा सिंह जी। तो आपका स्वमान में स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले आप गुजरात में आए हैं, तो गुजरात से ही हम पूछेंगे, गुजरात की भाषा में केम छो? सारू छे। तो गुजरात के अंदर, मतलब सबसे पहली बात यह है कि गुजरात का नाम लोग कहते हैं कि पहले हम मानते थे कि गांधी का गुजरात है जी, और अब पूरे भारत में एक ऐसा तबका है जो कहता है कि ये मोदी का गुजरात है। तो आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? देखिए, ये वास्तव में एक गुजरात का जो सफ़र है महात्मा गांधी से लेके नरेंद्र मोदी तक का, वो एक बड़ा दर्दनाक सफ़र है भारतीय राजनीति के लिए। क्योंकि गांधी को आज जो जाना जाता है वो अहिंसा और सद्भावना के लिए जाना जाता है। गांधी का नाम जो जाना जाता है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। और उन्होंने देश को बनाने में जो योगदान किया, देश को बनाने का मतलब केवल अंग्रेज़ों को भगाने से नहीं है, अंग्रेज़ों को भगाने का तो है ही काम, उसी के साथ देश का जो निर्माण किया अलग अलग धर्मों के लोगों को जोड़कर, और वो एक ऐसा अविस्मरणीय चीज़ है जिसके कारण आज केवल भारत नहीं, दुनिया में भी अहिंसा और इसके कारण महात्मा गांधी का नाम जाना जाता है। पूरे दुनिया में अगर भारत का नाम जाना जाता है तो गांधी और गौतम बुद्ध के कारण जाना जाता है। और वहाँ से जो सामाजिक परिवर्तन कुछ हुए कि गुजरात की इकोनॉमी में एक जो पर्टिकुलर मनी ऑर्डर इकोनॉमी चालू हुई, समझते हैं आप मनी ऑर्डर इकोनॉमी, यानी यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते थे और वहाँ से यहाँ का पैसा भेजते थे वो एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी। और जो दूसरा यहाँ का एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ, उसके कारण यहाँ एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ कि ख़ास तौर से पहले दलितों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी कि दलित तो सरकारी दामाद हैं, इनको रिज़र्वेशन मिल जाता है और ये सरकार की फैसिलिटीज़ पे ऐश करते हैं। और उसके कारण 1980 में गुजरात में दंगे हुए। फिर 1986-85 में ऐसी बात ओबीसी के प्रमोशंस के बारे में हुई। तो इस प्रकार की जो विचारधारा थी, जो आम लोगों के खिलाफ़ की विचारधारा, जो सवर्ण संभ्रांत विचारधारा थी, वो यहाँ बहुत फैली।
और इसमें जो यहाँ आरएसएस की शाखाएं बहुत सालों से काम कर रही हैं उसका भी बहुत योगदान था। यहाँ तो खासकर वीएचपी भी बहुत सक्रिय है, एबीवीपी भी सक्रिय है। तो उसके कारण गुजरात में जो परिवर्तन आते गए उसकी परिणति 2002 में हुई। वो तो अंदर की राजनीति जो भी हो, यहाँ एक और प्रयोग भी हुआ था खाम का, खाम जो क्षत्रिय, हरिजन मुस्लिम और आदिवासी। तो ये एक बहाना मिल गया यहाँ के सवर्ण लोगों को कहने का कि ये सब लोगों को काफ़ी सिर पे चढ़ाया जा रहा है। तो उनका एक ध्रुवीकरण उन्होंने किया और ये ध्रुवीकरण की परिणति नरेंद्र मोदी के बनने में हुई, जिन्होंने गोधरा का बहाना लेकर यहाँ जो दंगे हुए, वो दंगे हुए या करवाया गया जो भी आप समझिए, तो उसके कारण यहाँ का जो ध्रुवीकरण बढ़ा, वो ध्रुवीकरण ऐसा था जो महात्मा गांधी के विचारों के पूरी तौर से खिलाफ था। महात्मा गांधी के लिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हो गया। आज तो अल्लाह एक कॉर्नर में रहते हैं और राम के भी अलग अलग भाग हो रहे हैं जाति के आधार पे। तो ये जो मोदी का गुजरात है मुख्य तौर से जैसे इस उदाहरण में मिलता है कि गुजरात के हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। और इसको पहले लेबॉर्ट्री ऑफ हिंदू राष्ट्र भी कहा जाता था शुरू में, जब 2002-1-3 के बाद में। और उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि मुस्लिम लोगों को मिश्र बस्तियों में रहने की जगह नहीं है, उनको एक अलग बस्तियाँ बनना चालू हुई। और अभी जब मैं आया हूँ तो उसकी परिणति ऐसी दिख रही है कि अभी एक कास्ट के अलग घर हैं, दूसरी कास्ट के घर अलग हैं। यानी जो चीज़ शुरू हुई हिंदू मुसलमान के विभाजन के साथ, वो अभी हिंदुओं की जो वर्ण जाति व्यवस्था उससे और ज़्यादा मजबूत हो रही। तो यहाँ मैं ये भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वास्तव में जो आरएसएस की राजनीति है वो केवल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। एक तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और दूसरा यहाँ की जो मनुस्मृति के मूल्य हैं, जिसका मुख्य आधार एक तरफ वर्ण व्यवस्था है और दूसरी तरफ स्त्रियों को एक दुय्यम दर्जे देने का अधिकार है, वो उस प्रकार की चीज़ें गुजरात में अभी हो रही हैं। उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम देखिए, एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो मोदी की गुजरात की आप बात कर रहे हैं, तो मोदी की गुजरात होने के बावजूद आज भी चाहे देश के भीतर हो या विदेश में मोदी जी जाते हों, शीश नवाना उनको गांधी के आगे ही पड़ता है ना। सारी उनकी कोशिशें हैं। अभी खादी आश्रम, मैं दिल्ली में रहती हूँ, खादी आश्रम जाइए तो वहाँ पर गांधी एक किनारे हो गए हैं और मोदी जी ही चरखा काट रहे हैं। अभी जो सारे विज्ञापन भी आते हैं, हम सब आंखों के आगे हुए। और गांधी को उन्होंने एक सफाई वाला बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ, है ना। स्वच्छता अभियान में दो चश्मे के बीच स्वच्छ भारत है इज इक्वल टू गांधी जी हैं, है ना। चरखे से भी धीरे धीरे वो गायब हो रहे हैं तमाम चीज़ें, लेकिन इंटरनेशनली उनको जाने के लिए गांधी की ज़रूरत है। अभी भी हिंदू राष्ट्र की सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ होने के बावजूद मोदी इंडिया को अपने नाम से डिफाइन नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में भी। और आरएसएस को आगे रखकर वो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में नहीं जा सकते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति आएगा आज की तारीख में भी तो वो गांधी के आगे शीश नवाएगा, राजघाट जाएंगे, बात करेंगे, नेहरू तक की बात होती है, सब कुछ होने के बावजूद। तो यह भी एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत तगड़ा है। और दूसरी बात मुझे बहुत अहम लगती है कि जो गुजरात का मॉडल है मोदी जी का, अब आप देखिए वो पूरे देश भर में हावी है। तो देश भर में जिस तरह से एक गुजरात का जो मॉडल हम पहले दिल्ली में बैठ के सोचते थे कि कम्युनल डिवाइड है, पुनियानी जी ने बताया, इसको मैंने चुनाव के समय इस पे स्टोरीज की कि किस तरह से जाति, मतलब मेरे लिए तो बड़ा कल्पना करना मुश्किल था कि प्राइवेट कॉलेजेस जाति के आधारित, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के जो हॉस्टल्स हैं वह जाति आधारित हैं, उनकी फंडिंग उसी जाति की है। तो हिंदू राष्ट्र दरअसल क्या है, यह गुजरात से आपको आके पता चलता है कि ऊना यहीं पर हुआ। आप देखिए कि जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं और उसके खिलाफ जो प्रतिरोध है वह भी यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा ही है कि एक ही तरफ से डंडा चल रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र दरअसल कैसा होगा इसकी एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई देती है। और दूसरा, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
B.R. गवई जो दलित मूल के हैं, बौद्ध मूल के हैं, उनके ऊपर जूता फेंकने और गोडसे की जय जयकार में दिखती है। तो ये एक्सटेंशन ऑफ मोदी राज है या गुजरात का मॉडल है, उसका मुझे दिखता है। पर हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है, बट हम देख रहे हैं कि जब से ये जो दौर शुरू हुआ है राम का नाम लेना और हर जगह जय श्री राम के नारे लगाना, मंदिरों में जाना, तो इस मुद्दे पे कांग्रेस भी ये पहले करती थी और आज भी कर रही है। जैसे राजीव जी ने राम मंदिर के बारे में जो किया, उसके बाद मोदी जी ने मंदिर बनवाया, तो राजनीतिक सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया ठीक है, हाँ, मतलब टेक्निकली हमें ये मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया। वही सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया। जी, जी। और ये जो धार्मिक तौर पर राजनीति शुरू हुई है, तो इसका शुरुआत सिर्फ मोदी जी ने नहीं की है, कांग्रेस ने भी की है। तो यही मेरा सवाल है कि मुद्दा क्या है उसके पीछे, क्यों ऐसे शुरू हुआ? मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो कांग्रेस ने इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया वो एक मार्जिनल था, जबकि बीजेपी का एजेंडा ही हिंदू राष्ट्र से शुरू होता है। क्योंकि बीजेपी जो है वो आरएसएस का एक राजनीतिक पुत्र है, ऐसा मैं कहूँगा, पॉलिटिकल सन। और दोनों में बाप बेटे का संबंध है। कभी कभी डिफरेंसेस भी हो जाते हैं बाप बेटे में, पर बेटा उसी रास्ते पर चल रहा है जो बाप को चाहिए। तो जो बीजेपी ने इसका धर्म का इस्तेमाल किया, उसको मैं कहूँगा वो उसमें तन मन में बसा हुआ है। और कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल कई बार अवसरवादी तरीके से किया है, अपॉर्चुनिस्ट तरीके से। और अपॉर्चुनिस्ट यानी जहाँ मौका मिले, लगता है इससे फ़ायदा हो जाएगा तो मंदिर चले जाओ। और पिछली बार जैसे यहाँ कांग्रेस ने चुनाव का उद्घाटन किया था, वो किसी मंदिर वगैरह से ही किया था। अभी तो शायद मेरे ख्याल से उसको छोड़ देंगे, कम करेंगे। पर इसमें फ़र्क एजाज़ अहमद नाम के एक सोशल साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे बताया था कि जैसे धर्म के इस्तेमाल को हम कहेंगे कम्युनलिज़म, सांप्रदायिकता। तो एजाज़ अहमद अपने बहुत अच्छे लेख में लिखते हैं कि भाजपा जो है वो प्रोग्रामेटिक कम्युनल है, यानी उसके प्रोग्राम में ही कम्युनलिज़म है। और कांग्रेस जो है वो प्रैग्मेटिकली कम्युनल है। प्रैग्मेटिकली का मतलब है जहाँ इसका इस्तेमाल हो सके उसका इस्तेमाल करना। तो वो कांग्रेस के इसमें फ़र्क यही है कि ये इसको बहुत गहरा ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अवसरवादी तरीके से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं करेंगे कि ज़्यादा जगह पे छोड़ देंगे, और जब इसकी ज़रूरत नहीं लगी तो उसको ये रहने देंगे। तो कांग्रेस में एक मिश्र परिवार है। और ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि कई इस प्रकार के सोच वाले कांग्रेस में घुस गए हैं। अभी मैं उस दिन किसी का शेषाद्रिचारी का इंटरव्यू देख रहा था, तो किसी ने कहा कि भाई आपके कार्यकर्ता तो बीजेपी में काम करते हैं। बोले बीजेपी में नहीं, हम तो हर एक पार्टी में जाते हैं। हर एक पार्टी में जाते हैं। और उन्होंने कहा कांग्रेस में भी हमारे लोग हैं। इसलिए पूछा कौन कौन है, बोले मैं उनका नाम बताऊंगा तो वो संकट में पड़ जाएंगे। तो ये आप देखिए। और नेहरू ने भी बात कहा था, नेहरू ने ये कहा था काफ़ी पुराना, कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता के आधार पे काम कर रहे हैं, पर हमारे बीच कई सांप्रदायिक तत्व भी घुस आए हैं और हमें उन तत्वों को बाहर निकालना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो कांग्रेस की कमज़ोरी ये रही है, क्योंकि उसको वो सांप्रदायिक तत्वों को आने से रोक नहीं पा रहे, और ख़ुद भी कई बार वो इसको एक प्रैग्मेटिक, जिसको कहेंगे अवसरवादी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। और आज की तारीख में देखिए तो बीजेपी फासिस्ट पार्टी के तौर पर है, आइडियोलॉजी के लिहाज से, विचार के लिहाज से वो एक फासिस्ट पार्टी के तौर पे अपने को इस्टेब्लिश कर रही है। मतलब उससे उसको भी गुरेज नहीं है, वह एक राजा की तरह है। हमारे जो परम पूजनीय सदा विस्मरणीय विश्वगुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री जी हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, है ना, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। और जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी जी, वो उनकी स्तुति में कहते हैं कि भगवान ने उनको भेजा है ना। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप ये बताते हैं कि भगवान ने एक मकसद से भेजा है। और साथ ही साथ आप देखिए एक मोनार्क के तौर पे, एक राजा के तौर पर, चाहे अलग अलग पगड़ियाँ पहननी हो, कपड़े पहनने हो, पूरा हाव भाव उनका। और आप ये बताते हैं कि आप दे रहे हैं, आप बांट रहे हैं। चुनाव के समय भी आप गिफ्ट बांटते हैं ना, जैसे एक राजा माला उतार के फेंकता था, जनता को प्रसन्न हो जाता था। तो ये जो सारा व्यवहार है
वो लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है, क्योंकि उनके डीएनए में, बुनियादी तौर पे आरएसएस और बीजेपी के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है। उनके डीएनए में बुनियादी तौर पे मनुस्मृति है, बेसिक वहाँ पे, और मनुस्मृति गैर बराबरी पर आधारित है। वह महिला विरोधी इनबिल्ट है, उसमें महिला विरोध होना ही है, उसमें दलित का विरोध होना ही है, उसमें बराबरी का विरोध होना है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पर इतना हमला है। ये इतना कांग्रेस के समय जब था, तब हम सब पत्रकार, सारी हमारी मेजर जिंदगी एंटी कांग्रेस स्टोरीज करते हुए निकली है। लेकिन आज की तारीख में, खासतौर से 2014 के बाद, आप देखिए कि लोकतंत्र के जितने खंभों को गिराया गया है, पत्रकारों को, पत्रकारों की हत्या, पत्रकारों को इंटीमेशन, आप मीडिया है ही नहीं, मोदी मीडिया है, आप सवाल ही नहीं पूछते। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है, कभी आज तक नहीं हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की यही है। तालिबान ने कॉन्फ्रेंस कर दी है, कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने, खुलकर पहले से सवाल, आम खाने आम चूसने वाले सवाल नहीं लिए। आज तो महिला पत्रकारों को भी उन्होंने बैठाया सामने। तो ये एक जो अंतर है, तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि जो हम अक्सर तुलना करते हैं कि भाई कांग्रेस के समय ऐसा नहीं कि सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है, कत्लेआम नहीं हुआ, नल्ली से लेकर कितने कत्लेआम हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो महिमा मंडन है, आज की तारीख में ये संभव है कि आप जूता फेंकने वाले का महिमा मंडन करते हैं, बिल्किस का बलात्कार करने वाले, उसकी परिवार वालों की हत्या करने वाले का माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। ये एक डिफरेंस है कि क्रिमिनल को क्रिमिनल के तौर पे ना देखना, आप उसको एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखते हैं। गौरवन, थोड़ा मैं इसमें और जोड़ दूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात भाषा ने उठाई है। देखिए, इसकी जड़ों में अगर आप जाएं तो आरएसएस बीजेपी की जड़ें जो हैं वो फ्यूडल वैल्यूज़ में है। आरएसएस की जब स्थापना हुई थी तो इनको ज़्यादा समर्थन जो मिला था वो राजा और ज़मींदारों से मिला था, और इसमें काफ़ी पुरोहित वर्ग के लोग आए थे। जबकि कांग्रेस के उदय में आप देखें तो जो लोग थे इसमें, जो एजुकेशन से आए हुए थे, इंडस्ट्रीज से आए थे, जिन्होंने आधुनिक समाज की तरफ देखा, जैसे आप पूरा कांग्रेस का स्ट्रक्चर देख लीजिए तो इनके नेताओं में जैसे दादा भाई नौरोजी और दूसरे जो भी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो भी आप देख लीजिए, या तो उनका एक्सपोजर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से था। कई लोग इंग्लैंड में गए, वहाँ देखा डेमोक्रेसी होती क्या है, और यहाँ भी रह के उन्होंने उस प्रकार के विचारों को सामने रखा। जबकि आप बीजेपी आरएसएस का देखिए तो ज़्यादातर राजा ज़मींदार ये इनके समर्थन में थे, और जैसे कांग्रेस हर समय आगे का देखती थी, समय के अनुसार से वो नए नए, अब देखिए अंबेडकर को एकोमोडेट करना, ये तो कांग्रेस ने ही किया था। तो भाई आप पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने पूरा डिटर्मिनेशन किया कि देश से छुआछूत को हटाना मेरा ये प्राइमरी गोल है अगले 2 साल के लिए। फिर ये गांधी ने ही कहा कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी जो बन रही है संविधान की, उसमें अंबेडकर को ये रखिए, चेयरमैन रखिए। तो कांग्रेस का कमज़ोरियाँ हैं, कांग्रेस की कमज़ोरियाँ, उसमें कोई शक नहीं है, और उसके कारण उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। पर जो बीजेपी आरएसएस है वो तो एक, जिसको कहते हैं डिफरेंट कप ऑफ टी, एक अलग ही चीज़ है जो लोकतांत्रिक समाज को नहीं मानती। और भाषा ने बहुत अच्छे से बताया कैसे उनके मूल्य, जैसे राजा। अब आप बताइए, मैंने ज़मींदारी सोसाइटी बोली, ज़मींदार सोसाइटी में कोई इलेक्शंस नहीं होते थे, कोई संगठन नहीं बनते थे, कोई राजा के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था, राजाओं के जो गुणगान मिलते उनके चारण भाट करते थे। अभी जो लोकतांत्रिक समाज में तो पत्रकारों का काम ही यही है कि आप सरकार की आलोचना करो ताकि सरकार की नीतियाँ बेहतर हो, और विपक्ष को समर्थन दीजिए ताकि उनकी सही बातें पहुँचे। अभी मीडिया क्या हो गया है कि सरकार का गुणगान करो और विपक्ष की आलोचना करो। तो ये तो ऑर्केस्ट्रेट किया गया है ना, ये तो मोदी राज में इसको लाया गया है बड़ी चालाकी से। और हम ये कहते हैं कि जो भारत का जो कम्युनल मतलब बड़ा है, जो सांप्रदायिकता बड़ी है, उसके पीछे फिल्मों का भी हाथ है। जैसे केरला स्टोरी हो गया, कश्मीर फाइल्स हो गई, और बहुत सारी, जैसे वो संभाजी करके एक फिल्म है, वैसी जो फिल्में बनी, हाँ छावा। और अभी एक मैंने फिलहाल ये देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक गांधी और हेडगेवर के बीच का एक जो क्लैश है उसको दिखाया जा रहा है। क्लैश नहीं,
वो जो क्लिप वो घुमा रहे हैं कि गांधी कैसे हेडगेवार की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहा है। तो ये ऐसा है। देखिए फिल्में तो बाद में आई हैं, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी याददाश्त है केरला स्टोरी के साथ वो चालू होता है, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल सॉरी, उसके बाद केरला स्टोरी। पर उसके पहले ही आरएसएस बीजेपी ने बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार किया था। उनका जो पूरा नेटवर्क है, उनका जो पूरा आईटी सेल आया, सोशल मीडिया आया, उसने बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार कर दिया। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे फिल्में लगातार एक के बाद एक आई, उसमें 2 तो बड़ी सक्सेसफुल हुई और बाकी फ्लॉप हो गई। ये तो खैर उनके अलग कारण, बहुत सारी फ्लॉप हो गई, अभी ताजमहल पे भी आ रही है। तो ये फिल्में एक्चुअली इवन कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, इन्होंने जो पहले जैसे नफ़रत अगर आप मान लें 70% थी तो उसको सीधा 80% पे ले गई, क्योंकि फिल्मों का जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत पावरफुल होता है। मुझे याद है कि जब के कश्मीर फाइल्स आई तो उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, दोनों ने रिकमेंड किया कि ये फिल्म को देखना चाहिए और टैक्स फ्री किया और लोगों ने कई बार इसको जगह जगह दिखाया भी सही। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जो फिल्में चली और नहीं चली दोनों के लिहाज से, आज की तारीख में ये है कि प्रोपेगेंडा फिल्में सक्सेस नहीं हो रही है ना। लोग सब कुछ करने के बावजूद, मतलब सारा तंत्र मंत्र सब लगा हुआ है। वो जो शुरुआत हाँ, वो ही उसके अलग अलग वजहें भी हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि मोदी जी के कहने से लोग देखने लग गए। योगी पे फिल्म आई है, सुपर फ्लॉप हुई है, जबकि सब लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एजेंडा दूसरा है जो मुझे लगता है कि फिल्म के बियॉन्ड जाता है। तो फिल्म है, आज जब आप हमसे बात कर रहे हैं उस समय देखिए बॉलीवुड के लोगों को उतार दिया है गाना गाने के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है ना। ये किसने कल्पना की थी? मोदी जी के जन्मदिन पे बॉलीवुड के लोग उतर के बात कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। आरएसएस के 100 साल होने पर संजय दत्त बोल रहे हैं, जिनके पिता सुनील दत्त कांग्रेस के एमपी थे, स्तंभ थे, बड़ा काम किया था। तो इससे एक चीज़, और वो पढ़ भी ऐसे रहे जैसे टेक्स्ट पढ़ते हैं। बड़ा मज़ेदार है कि इस समय आपकी पीढ़ी आपसे और कम, जो जेनजी पीढ़ी है, वो चुटकियों में पोल खोल देती है। जैसे हमारे ग्रेट विश्वनाथन जी की, कि भाई उन्होंने क्या ट्वीट किया है ना, जो ट्वीट वहाँ टूल किट से मिला उन्होंने सेम वही डाल दिया, थैंक यू, जिसमें उनका नाम ही लिखा है कि आपको मोदी जी को ऐसे बधाई देनी है, मोदी जी से जो पर्सनल स्टोरी आपकी देनी है। ये इससे ये समझा जा सकता है कि वो सारे के सारा जो स्फेयर है, पूरा माहौल, वो पूरे माहौल को अपनी तरफ खींचने के लिए, और बीजेपी आईटी सेल जैसे काम करता है वैसे ही मीडिया को, वैसे ही बॉलीवुड को, और हर जगह जो एक फासिस्ट की कल्पना होती है कि सिर्फ मेरी ही शक्ल दिखाई दे, मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं टाइप गाना जो होता है ना। तो अगर उसमें किसी को बनानी हो रील, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप मोदी जी के अलावा कोई फ़ोटो नहीं देखते हैं, है ना, हर जगह आपको दिखाई देता है। तो तकरीबन वही एजेंडा बॉलीवुड से लेकर, शुक्र है अभी तक हॉलीवुड नहीं पहुँचे हैं वो, लेकिन वो पहुँच जाएंगे। मुझे उनकी क्षमताओं में पूर्ण विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो पॉपुलर मूड है जनता का, वो इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं तो बंगाल फाइल्स, जिसको इन्होंने सोचा था कि वो अरबों कमा लेगी, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ दिखाना है, इस्लामोफोबी दिखाना है, तो वो एक अभी हमारे लिए राहत की बात है। लेकिन पैटर्न ये चलेगा, अभी उसी को पुरस्कार मिलेगा। आप वैसे ही नेशनल अवार्ड्स, कल्पना कीजिए कि किसने सोचा था कि नेशनल अवार्ड की लिस्ट तक ये लोग पहुंचेंगे। तो जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो गिराकर अपनी स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने की तरफ मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र में लोग बढ़ रहे हैं। गुजरात में अभी चुनाव, कॉरपोरेशन का चुनाव आने वाला है, नगर पालिका वगैरह, तो उसमें हम, मतलब मैं ये देखते हैं, हम पत्रकार हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो आरएसएस की जो थीम है, ये लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं, जैसे मेरे घर में मेरी बहन है, बड़ी बहन है, उसने कभी ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, पर फिलहाल मैंने देखा है कि उसने अपने प्रोफाइल में गोडसे का फ़ोटो रखा था, और वो कहते, और उसमें वो लोग ने फैलाया हुआ झूठ ही था कि ये इंसान बहुत महान था और आप गांधी के बजाय इसकी पूजा कर रहे हैं। तो इस मामले में जो नई पीढ़ी है, वो लोग को, मतलब विपक्ष को क्या करना चाहिए ताकि ये सब चीज़ से काउंटर करें? क्योंकि गुजरात के अंदर हम देख रहे हैं कि 156 सीटें हैं और अब तो तोड़ मरोड़ के 162 हो गई है बीजेपी की।
तो इसके मुकाबले कांग्रेस और बाकी विपक्षी जो दल हैं उनको क्या करना चाहिए कि काउंटर करने के लिए? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो बहुत शक्तिशाली है। जैसे फिल्मों के माध्यम से तो अभी आया, पर फिल्मों के पहले आप देखिए उनका शाखा का नेटवर्क है, एकल स्कूल का नेटवर्क है, सरस्वती शिशु मंदिर का नेटवर्क है, उनके अखबार हैं, फिर सोशल मीडिया पे सबसे पहले काम बीजेपी ने किया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करोड़ों में उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो ये इसके सामने जो विपक्ष का ये है पलड़ा काफ़ी कमज़ोर है। पर उसमें एक ही बात अभी दिख रही है कि पिछले कुछ सालों से जो इवन कांग्रेस का आईटी सेल है वो पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है, और मुझे लगता है कि वो और भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मुझे संतोष की बात ये लगती है कि कई इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स, जिनमें भाषा जी भी हैं और बहुत सारी इसकी लंबी लिस्ट है, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से स्पष्ट रूप से सच्ची बातों को फैलाना चालू किया। और आप देखिए, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, टीवी चैनल्स कहते हैं, आज ज़्यादा लोगों का विश्वास टीवी चैनल्स पे नहीं रहा। वो सच्ची खबरों के लिए या तो फिर बीबीसी देखेंगे या इंडिपेंडेंट चैनल देखेंगे, सत्य हिंदी देखेंगे, या ये इंडिपेंडेंट चैनल्स देखेंगे। तो अभी विपक्ष का काम तो यही होना चाहिए कि एक तो इस प्रकार की चैनल्स को बिना रोक टोक के जितना समर्थन इनडायरेक्टली हो, क्योंकि उनका डायरेक्ट समर्थन हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट समर्थन ये हो। और दूसरा ये है कि उनके बीच में जो अभी कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ता इन चीज़ों का जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे बड़ी जो गलती की है और बीजेपी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग। आरएसएस की शाखाएं महीने में 30 दिन, साल में 12 महीने चलती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ऊपर चलते हैं, और बीजेपी के वर्कर्स को कंपलसरी रहता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करें। उस मुकाबले में विपक्ष की ये बड़ी अर्जेंट जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई की बातों को अपने कार्यकर्ताओं तक ले जाएं, क्योंकि जब तक सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचती, गोडसे क्या था, गांधी क्या थे, ये चीज़ें जब तक नहीं पहुंचती, जैसे आपने अपने घर का उदाहरण दिया, तो ये आपका घर क्या, मेरे घर में भी वही है। सवाल ये है कि क्योंकि हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, रोज़ एक नई अफवाह उसमें से वो जनरेट कर लेंगे। उनकी एक जैसे फैक्ट्री लगी हुई है नई नई चीज़ों को निकालने की, और ये एक जगह है जहाँ विपक्ष बहुत कमज़ोर है। एक, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप नीचे जो आपका कौन सा रहता है गाँव में, गाँव से लेके तो शहरों के अलग अलग मोहल्ले और प्रदेश तक, देश तक, अलग अलग लेवल पे इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो जेनजी जनरेशन है उसको किस प्रकार से सोशल मीडिया उस तक पहुंच सकता है, उस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका भी बहुत प्रभाव है। और जेनजी का एक बात अच्छी है कि वो पुराने टाइप के आरएसएस टाइप इंडोक्ट्रिनेटेड नहीं है, वो उनके इस पर सवाल भी उठा सकते हैं। तो अगर विपक्ष ये 2-3 काम करे तो काफ़ी बेहतर होगा। मुझे लगता है कि फाइनली नफ़रत की एक उम्र है, लिमिटेड उम्र है। मतलब कितने दिन तक नफ़रत परोस सकते हैं, और फाइनली अभी तक दुनिया का इतिहास ये बताता रहा है कि नफ़रत की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब उस एक्सपायरी डेट को विपक्ष कितना जल्दी ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, क्योंकि मुझे रोमिला थापर की बात बहुत अच्छी लगती है, उनसे बातचीत मैं कर रही थी, तब उन्होंने बोला कि दौड़ तो जाना ही है, ये ऐसा नहीं होगा कि नहीं जाएगा, जब हिटलर गया तो ये भी जाएगा, लेकिन ये डिपेंड इस पे करेगा, निर्भर ये करेगा कि कितनी लोग यहाँ पे कितनी तैयारी करते हैं कि कब यह दौर ख़त्म हो इतिहास से। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, जैसा राम पुनियानी जी ने कहा, और मुझे भी लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि युवा पीढ़ी में दोनों ही चीज़ें हैं, एक तरफ वो भी हैं जिनको कावड़ लेकर उतारा गया है और बताया गया है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो, किसी को भी मार सकते हो, किसी को भी डंडा कर सकते हो, लेकिन बाकी लोग भी हैं जो अभी भी इस देश में पेपर लीक के मसले पर सड़कों पर उतर रहे हैं। पूरा उत्तराखंड, जिसको हमने छोड़ दिया था कि वहाँ पर धामी जी की सरकार है, यूसीसी लागू हो गया, सब कुछ हो गया, ऑल इज़ गुड, नो, ऑल इज़ नॉट गुड।
यूपी में लोग उतर रहे हैं, आप देखिए कि बिहार में लोग उतरे इतने बड़ी संख्या में, और जिस तरह से लोगों का गुस्सा लद्दाख और लेह में निकला है, ये अपॉलिटिकल दिखने वाले नौजवान हैं जिनको हम पॉलिटिकल फ्रेम में नहीं सेट करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि नौजवान नहीं सोच रहा है, वो गुस्सा है, उसे पॉलिटिकल सिस्टम से गुस्सा है, उसे कई बार विपक्ष से भी गुस्सा है कि वो उस तरह से आगे नहीं आ रहा, सड़क पर नहीं आ रहा है या सोल्यूशन नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो गुस्सा है, अगर यह विपक्ष सोचे कि ये इस गुस्से पर, इसी गुस्से पर दरअसल देश की नींव टिकी है, क्योंकि वो नफरत नहीं मांग रहा, वो अपना हक मांग रहा है, वो भीख भी नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है कि हमें नौकरी चाहिए, मैं पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ लिख कर नौकरी चाहिए। अब आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या अगर लोगों की सड़क पर उतर रही है, योगी सरकार में उतर रही है जहाँ उनको लाठियाँ पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों में गुस्सा है मौजूदा हुक्मरानों से। लेकिन विपक्ष इसे कैसे कैटर करेगा? मीडिया के नज़र से ये गायब है। मीडिया के लिहाज से दिखाइए तो आपको नहीं पता चलेगा कि असम में 1.5-2 लाख आदिवासी सड़क पर उतरा है, नहीं पता चलेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि सोनम वांगचुक के लिए अरुणाचल प्रदेश का एक दीवाना लड़का 17 साल का मोदी की रैली में भाषण लगाता है, मोदी की रैली में नारा लगाता है कि सोनम वांगचुक को न्याय मिलना चाहिए। कितना दूर है? 3700 किलोमीटर की दूरी है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की, लेकिन इस लड़के में और उस लड़के के पक्ष में इतने बड़े पैमाने पे आया। सियोंग वैली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, अरुणाचल में पावर प्लांट के खिलाफ। तो सवाल ये कि ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि लोग जिंदा रहना चाहते हैं, मुझे बुनियादी तौर पे लगता है, और बुनियादी तौर पे भारत में लोग अमन से रहना चाहते हैं, हर समय तलवारें नहीं चाहते हैं। तो गुजरात में भी ऐसा तो नहीं है ना कि हर समय लोग कत्लेआम पर ही उतरे हैं और हर समय ऐसा है। ये चीज़ को हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी और साथ साथ मीडिया यूट्यूबर्स की भी जिम्मेदारी है कि हम ये भी दिखाएं, ये भी साझा करें, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, भारत सिर्फ वही नहीं है जो मोदी है तो मुमकिन है गाना गा रहा है। अब देखिए उसका मीम भी लिया है, नौजवान ही लड़का लाया ना, इतने रैप्स गा रहे हैं बच्चे, मतलब मैं तो रैप्स देखकर हैरान होती हूँ कि क्या दम है भाई उनमें। वो जाति को, वो सांप्रदायिकता को, सबको क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। वो जो पॉलिटिशियन नहीं भाषण दे पा रहा है वो तो रैपर्स कर रहे हैं, 20 साल कर रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल है, इस पर मुझे लगता है देश का भविष्य टिका है, जो कायदे से विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि कैसे इन्हें ऑर्गेनाइज करें। वैसे देश ने तो साबित कर ही दिया, जैसे ये जो टेररिस्ट थे जो 26 लोगों को की हत्या की, उस मुद्दे पे ये जो सरकार है, जिस सिस्टम ने बहुत ट्राई किया कि इस देश को हम भड़काएं और दंगे की तरफ ले जाए। और हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में बहियल एक गांव है, वहाँ पे दंगा जैसी स्थिति हुई और सबके घर तोड़ दिए। तो ये देश के लोग तो बता ही रहे हैं कि हमें दंगा नहीं चाहिए, पर ये लोग की यही बात है कि विपक्ष नहीं कर पा रहा है। और गुजरात के तौर पे हम खास करके बात करें कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से आई है वो सड़कों पे उतरी है किसानों के लिए, पर कांग्रेस कहीं सड़कों पे कम दिखाई दे रही है। ये लोगों की बात है। नहीं, ये तो खैर पार्टियों का मामला हो गया, पर जहाँ तक ये बीजेपी आरएसएस का सवाल है, इन्होंने ये जनता के इश्यूज़ के बारे में उतना कभी भी सीरियस नहीं रहते। आप देखिए, इन्होंने आज तक ऐसे इश्यूज़ को कभी नहीं उठाया जो लोगों के रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी से जुड़े हों। इनके ज़्यादा मुद्दे तो भावनात्मक रहते हैं। वो मंदिर है, कभी लव जिहाद है, कभी गाय है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ये लेटेस्ट उसमें हो गया। तो ये मुद्दे हैं, और उसमें निश्चित रूप से जैसे भाषा ने बहुत अच्छे से बताया कि लोगों के अंदर का गुस्सा कैसे जाएगा। एक बार मैं बात कर रहा था आनंद पटवर्धन से, जो हमारे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, तो वो चुनाव के पहले की बात थी। तो मैंने कहा, आनंद तुम क्या सोचते हो कि भाई ये अभी चुनाव में क्या होगा? तो बोले, कोविड के समय लोगों के पैरों में जो छाले पड़ गए थे, क्या लोग उन छालों को भूल जाएंगे? उसका प्रभाव तो इलेक्शंस पर होगा। तो ऐसे ही जो लोगों के जीवन में इतना कष्टमय जीवन हो रहा है, अमीरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी चल रहा है। तो कांग्रेस हो या दूसरी कोई पार्टी हो, सवाल तो है कि ये मुद्दे
आएंगे। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि 4-5 साल से जो विपक्ष है, विपक्ष में एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ये फीलिंग आ गई है कि हम अगर साथ में रहेंगे तो बीजेपी को मात कर पाएंगे। ये मोटे तौर पे, अब पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ चलता है, बार्गेनिंग ये वो, पर मोटे तौर पे उनमें ये एक फीलिंग आ गई है। और जो पिछले 4 साल में ये मुद्दे हैं, गरीबी, भुखमरी वगैरह वगैरह के, ये मुद्दे भी सामने अच्छे से रखे जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि अभी भारत में जो एक भारत जोड़ो अभियान, यात्रा की बात मैं नहीं कर रहा, भारत जोड़ो अभियान में मुख्य रूप से बहुत सारे ग्रुप्स को इसी आधार पर जोड़ा गया। कर्नाटक में आप देखिए, एडुलू कर्नाटका, अब कर्नाटक में मैं गया था वहाँ, तो मैंने देखा वहाँ 80-90 लोग होंगे, सब अलग अलग संस्थाओं से जो सामाजिक आंदोलन करते हैं, एनजीओ नहीं, तो वो एक साथ बैठे हैं। उनका एजेंडा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाना है, और ये नफ़रत का पहाड़ इतना बड़ा है उसको कैसे विरोध करना। तो वहाँ मुझे भाषा की बात सही लगती है कि एक इसका कहीं तो एंड होगा। जैसे कहते हैं ना, दर्द का हद से गुज़रना होता है दवा बन जाना। तो ये इतनी तकलीफ़ हो रही है कि अभी लोग इसकी प्रतिक्रिया में या खुद की तकलीफ़ के कारण साथ आके ऐसी चीज़ों का मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे। और हमारे पास समय की कमी है, तो आखिर में आप गुजरात के युवाओं और गुजरात के लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, पर निवेदन करने लायक ज़रूर हूँ। मैं यही निवेदन करूँगा कि भाई आप समाज की जो सच्ची रियल इश्यूज़ हैं उसको देखना ज़रूरी है। आज जैसे गुजरात में डिविजन्स ऑफ हार्ट हो गए हैं, पार्टीशंस ऑफ हार्ट, नॉट सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच में नहीं, अलग अलग जातियों के बीच में। ये प्रगति के लिए ठीक नहीं है। प्रगति तभी होती है जब सब लोग मिल के काम करते हैं, तभी प्रगति हो सकती है। तो निवेदन ये है कि भाई ये जिस राजनीति ने लोगों को बांटा है, दिलों के पार्टीशन किए हैं, उस राजनीति को रिजेक्ट करके वो राजनीति के रास्ते पर हम आएँ जिसके आधार पे हमको आज़ादी मिली थी। वो गांधी हों, पटेल हों, नेहरू हों, सुभाष चंद्र बोस हो, मौलाना आज़ाद हो, वही हमारा रास्ता होना चाहिए। और उसके लिए फोकस ये होना चाहिए कि हम ये मुद्दों पे ना जाएं कि गाय है और ऊना का मामला हो रहा है, राम मंदिर का मामला हो रहा है और गोधरा के नाम पे ये हो रहा है। उस मुद्दों पे न जाके सीधी अपनी उनकी जो मांगे हैं, हमको नौकरी मिलना चाहिए, हमको जीने का अधिकार है, हमको इज़्ज़त से जीने का अधिकार है, ये सब मुद्दों पे अगर चलें तो मेरे ख्याल से राज्य की प्रगति बेहतर होगी। आप देखिए, मैं ख़ास तौर से गुजरात और गुजरात की जो महिला शक्ति है, लड़कियां हैं, यंगस्टर्स हैं, मैंने बहुत बचपन में जब गुजरात देखा था तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गुजरात में इतनी सिंगल वुमेन रहती हैं। जब मैं पहली बार आई थी तो मैं, क्योंकि लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो मेरा एक्सपोज़र इस तरह से सिंगल वुमेन रहने वालों का कम था, जहाँ पे वो अकेले रह के अपनी शर्तों पे जीवन गुजारती थी और समाज में भी उन्होंने अच्छी जगह बना रखी थी। मैं जब भी यूथ हॉस्टल के किसी भी ट्रैक में गई, आज तक मैं रेगुलर ट्रैक करती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा कहीं की महिलाएं अगर मिलती हैं तो वो गुजरात की महिलाएं मिलती हैं, है ना। तो ये मेरे लिए बड़ी एक कॉन्ट्रास्ट की बात होती थी कि गुजरात में इतना ज़्यादा सोसाइटी इस तरह की है, और वहाँ पे फिर हमारे एक मीडिया के तौर पे गरबा नाइट्स को लेके स्टोरियाँ होती थी, है ना। हमेशा आएगा कि उस समय सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ेगी इसलिए कंडोम्स बढ़ेंगे, ये सारी खबरें बढ़ती हैं, है ना। उसको कहीं से भी एक महिला के असर्शन से नहीं जोड़ के देखा जाता है ना। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाएं गुजरात में इस तरह से एक स्वतंत्र अपना जीवन बिताने का उनका लंबा एक दौर रहा है, एक अलग कंडीशन की वजह से रहती रही हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में भी आना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें पॉलिटिक्स में, ऐसी पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है जहाँ पर उनका सम्मान हो। ये बड़ा विरोधाभास है कि गुजरात की महिला वैसे बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में वो आरएसएस और बीजेपी के समर्थन में है, जो हमें दिखाई देता है। इन दोनों में एक बहुत विरोधाभास भी है। इस विरोधाभास को कैसे हम देख सकते हैं कि एक ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा जहाँ कम से कम महिला की सम्मान से एंट्री हो,
आरएसएस कैसे किसी महिला की पसंद हो सकती है, क्योंकि वहाँ तो हमारी एंट्री ही नहीं है, वहाँ तो हम काउंट ही नहीं होते हैं, हमारे प्रवेश से वो दूषित हो जाते हैं। तो ये मुझे एक ज़रूरी लगता है। और दूसरा मुझे लगता है कि गोडसे को मैं देख रही थी, जो आपने कहा वो एक परेशान करने वाला है, क्योंकि मैंने भी खुद नोटिस किया कि बड़े पैमाने पर गोडसे को अपना डीपी बनाने वाला एक ट्रेंड बहुत सोचे समझे ढंग से चलाया गया। लेकिन गुजरात के नौजवान और यहाँ के जो रैपर्स हैं, जिस तरह से नौजवान यहाँ का जो एसर्ट करता है, वो बिल्कुल दूसरी दुनिया में है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये एक सेक्शन है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए या बीजेपी आईटी सेल के ज़रिए प्रचार होता है, टूल किट के ज़रिए आप अपना डीपी चेंज करते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल गुजराती दिमाग है, नौजवानों का जो दिमाग है, वो तो जाति के खिलाफ भी लड़ रहा है, वो अपने प्रेम के अधिकार के लिए लड़ रहा है, वह इंटरकास्ट मैरिज के लिए लड़ रहा है, वो इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए लड़ रहा है। क्योंकि गुजरात से इस तरह की खबरें भी बहुत हैं जो सामान्य तौर पे मीडिया में नहीं आती, कि यहाँ पे लड़का लड़की प्रेम के लिए कितना कुर्बानी दे रहे हैं। इसका मतलब है उनकी चाह है ना कि अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जिएं। तो आज़ादी जो हमें सबसे प्यारी होनी चाहिए, मुझे लगता है नौजवानों के लिए उनकी आज़ादी, जीवन पर उनका हक, प्रेम पे उनका हक बहुत ज़रूरी है। और यह आरएसएस वाली विचारधारा में इतना इंच भी नहीं है। इसमें मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी सोचें।